हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मटेरियल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है, एस्टेट 2024 की प्रिपरेशन हमने स्टार्ट कर दी है। टॉपिक 1 की वीडियो डाल दी गई है, सीडीपी साइकोलॉजी की। ये टॉपिक 2 होने वाला है। ठीक है, मैं अपने चैनल पर आपको पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों ही लेवल पर जो सीडीपी साइकोलॉजी 30 नंबर की पूछी जाती है, उसकी मैंने टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट की है। जितने भी टॉपिक हैं आपके सीडीपी साइकोलॉजी जो एस्टेट के एग्जाम में पूछे जाएंगे, सारे टॉपिक मैं आपको कराने वाली हूँ। ठीक है, ये जो टॉपिक हैं आपको बेसिक टू एडवांस लेवल के मिलेंगे। यहाँ से ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपकी छूट जाए। ठीक है, जो आपको एग्जाम में ना देखने को मिले। 30 नंबर की प्रिपरेशन है, टारगेट भी 30 नंबर का ही है। 30 में से 30 लेने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो वीडियोस को जरूर फॉलो करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टॉपिक 1 डाल दिया गया है चैनल पर, आपने नहीं देखा तो जरूर देखें, प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। ठीक है, तो उसमें टॉपिक 1 कर लें। ये टॉपिक 2 रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर मैं मैंशन कर देती हूँ टॉपिक 2। ये टॉपिक 2 रहेगा आपका। चलिए, आज का जो टॉपिक है आनुवांशिकता, वंशानुक्रम और वातावरण। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तीनों ही लेवल पे। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। सबसे पहले समझेंगे आनुवांशिकता क्या है, हेरिडिटी। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे जब हमारे आनुवांशिक जीन्स गुण, जैसे कि आंख, नाक, रंग, चिंतन, लंबाई, बुद्धि आदि, ये जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, जो जीन्स होते हैं ना, जो एक पीढ़ी से दूसरी, जैसे कि आपने देखा होगा आपके जो आंखें हैं, आपके बच्चों की आंखें आप पे चली जाती हैं, तो ये क्या होते हैं? जीन्स होते हैं। ठीक है, आनुवांशिक गुण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाते हैं। आपने देखा होगा ये अपने दादाजी की तरह दिखता है या उनकी तरह बातें करता है। ठीक है, अगर आपने देखा होगा कि बहुत से जो पेरेंट्स हैं उनकी हाइट अच्छी है तो उनके बच्चों की भी हाइट अच्छी होती है। बहुत से पेरेंट्स गोल मटोल होते हैं तो उनके बच्चे भी ऐसे ही होते हैं। तो ये क्या होती है? आनुवांशिकता पे ही डिपेंड करती हैं सारी चीज़ें, है ना। उनको जो ये जीन्स वाले ये गुण जो होते हैं, ये उनके पेरेंट्स के द्वारा उनको मिलते हैं, उनकी पीढ़ी से उनको मिले होते हैं। तो यही आपकी आनुवांशिकता होती है, हेरिडिटी होती है। आई होप ये आप समझ गए होंगे। अगला जो पॉइंट है वो है वातावरण, इन्वायरमेंट। इससे अभिप्राय है हमारे चारों तरफ का माहौल, जैसे कि घर, स्कूल, परिवार, पड़ोसी, भोजन आदि। ठीक है, भोजन आदि। तो ये सब हो जाएगा फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे एनवायरनमेंट्स पे डिपेंड करता है कि हमारे घर का माहौल कैसा है। परिवार हो गया, हमारा पड़ोस हो गया, ठीक है, हमारा विद्यालय हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपके एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करती हैं। उसके बाद चलेंगे हम, मानव विकास में दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है। अब जो मानव का विकास होता है, ठीक है, डेवलपमेंट जो होता है, उसमें आपके हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, आपके आनुवांशिकता और आपका वातावरण, दोनों का ही क्या होता है? ये मल्टीपल होते हैं, दोनों का ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, दोनों ही इक्वल होते हैं। आगे हैं डेफिनेशंस हैं, जहाँ से एस्टेट के एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बनता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेफिनेशंस। और एस्टेट के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि आपको लाइन दे दी जाएगी और वहाँ पे ऑप्शंस में मनोवैज्ञानिकों के नाम दे दिए जाएंगे कि आप बताइए कि ये जो लाइन है ये किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा है, जैसे कि डगलस, हॉलैंड और आपको जेम्स डेवर, जीन प्याजेस, ऐसे आपको ऑप्शंस डाल दिए जाएंगे और उनमें से आपको एक टिक करना है कि कौन सा सही है। आप तभी टिक कर पाओगे जब आपने वो लाइंस पढ़ी होंगी और समझी होंगी किसके द्वारा लिखित है। ठीक है, तो चलिए 1 बाय 1 करके डेफिनेशंस को करते हैं। पहली है आपकी डगलस और हॉलैंड के द्वारा जो आपके इन्वायरमेंट है, ठीक है, और आपका जो इन्वायरमेंट है और हेरिडिटी है, उसके बारे में डगलस हॉलैंड ने क्या कहा था। तो वंशानुक्रम के अंतर्गत सभी रचनाएं, भौतिक विशेषताएं, कार्य या क्षमताएं जो उन्होंने अपने माता पिता से तथा पूर्वजों से अर्जित किए होते हैं शामिल है। तो डगलस और हॉलैंड के द्वारा वंशानुक्रम के बारे में बताया है कि हमारी सभी रचनाएं, भौतिक विशेषताएं, कार्य या क्षमताएं जो भी हमें अपने माता पिता या हमारे पूर्वजों से अर्जित होती है, तो वो है वंशानुक्रम। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आपको एग्जाम में इस तरह से देखने को मिले कि भौतिक विशेषताएं, कार्य क्षमताएं उन्होंने अपने माता पिता पूर्वजों, तो ये विचार किसके हैं? तो ये डगलस हॉलैंड, ऑप्शन में आपको करेक्ट कर देना है। ठीक है, अगली आपकी जो लाइन रहेगी वो रहेगी आपकी रूथ बेनेडिक्ट की। उन्होंने कहा था इसके अनुसार माता पिता से संतान को हस्तांतरित होने वाले गुणों को वंशानुक्रम कहते हैं। तो रूथ बेनेडिक्ट ने कहा था कि जो उनके अनुसार जो माता पिता से संतान को हस्तांतरित होने वाले जो गुण होते हैं, माता पिता से संतान में जो गुण जाते हैं, उसको वंशानुक्रम कहते हैं। तो ये वंशानुक्रम पे अपने अपने विचार उन्होंने रखे थे। जेम्स डेवर का कहना था कि माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं, ठीक है, उनका कहना था कि माता पिता की शारीरिक व मानसिक, ये इंपॉर्टेंट है, मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। तो वंशानुक्रम पे ये 3 लाइन इस तरह से डिफाइन की थी। तो आपको लाइन को याद रखना है और बताना है कि किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा ये चीज़ कही गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं वुडवर्थ। आगे है वुडवर्थ। वातावरण में वे सभी बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय में प्रभावित किया। ठीक है, अब उन्होंने वातावरण पे कहा था कि वातावरण वो है, इसमें वो सभी बाह्य तत्व आ जाते हैं, मतलब बाहर की वो सभी चीज़ें आ जाती हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय प्रभावित किया था। मतलब जीवन जब आरंभ किया था ना,
तब प्रभावित किया था, तो वो सभी चीज़ें वातावरण के अंदर आ जाती हैं। तो इस ये जो लाइन बोली थी वो वुडवर्थ के द्वारा। ठीक है, आई होप ये आपको मनोवैज्ञानिकों के जो कथन थे ये आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, यहाँ पे लिंग निर्धारण किस तरह से होता है, तो यहाँ पे एक्स वाई और एक्सेस आपको पता होगा। ठीक है, जो जेंट्स होते हैं उनमें एक्स वाई गुण होता है और लेडीज़ में एक्सेस गुण होते हैं। ठीक है, तो ये आपके जिनसे लिंग निर्धारण होता है आपको पता होगा जब ठीक है, जब यहाँ से एक्स और यहाँ से भी एक्स ट्रांसफ़र होते हैं तो एक लड़की का जन्म होता है, यहाँ से वाई और यहाँ से एक्स आते हैं तो एक लड़के का जन्म होता है। ठीक है, तो ये बॉयज़ में होते हैं गुण, ये गर्ल्स में होते हैं। तो इस तरह से एक लिंग निर्धारण होता है। उसके बाद चलेंगे हम, हमारे शरीर में 2 तरह के सेक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, एक्स वाई, जैसे कि मैंने अभी अब आपको बताया। टोटल क्रोमोसोम्स की बात की जाए तो ये 46 होते हैं, मतलब 46 होते हैं, और जोड़ों में बात की जाए तो ये 23 होते हैं। ठीक है, पेयर में। उसके बाद चलेंगे महत्वपूर्ण सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी पर महत्वपूर्ण सिद्धांत आगे है फ्रेंड्स आपका प्रत्यागमन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन। इसमें क्या होता है, ठीक है, ये सिद्धांत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, महत्वपूर्ण सिद्धांत पहले यहाँ पे मेंशन भी कर दिया था मैंने, महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी, और यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, समझना अच्छे से। प्रत्यागमन का सिद्धांत क्या कहता है, प्रत्यागमन का जो सिद्धांत कहता है वो विपरीत गुणों का उत्पन्न होना, यानी तेज बुद्धि वाले जो माँ बाप है उनके जो बच्चे होते हैं वो कम बुद्धि के हो जाए, तो ये प्रत्यागमन का सिद्धांत होता है। प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन मतलब उल्टा होता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे जो जैसे कि पेरेंट्स लंबे हों उनके बच्चे की हाइट कम रह जाए। ठीक है, तेज बुद्धि वाले जो पेरेंट्स हों उनके बच्चों में बुद्धि कम हो, तो इस तरह से उल्टा होता है। या फिर पेरेंट्स कम बुद्धि के हों या फिर उनके बच्चे जो हों अच्छी बुद्धि उनकी हो, तो इस तरह से मतलब विपरीत गुण उत्पन्न होना। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है विपरीत गुणों का उत्पन्न होना, ये आपका कौन सा सिद्धांत होता है, प्रत्यागमन का सिद्धांत होता है। ठीक है, आप याद रखना। सेकंड है गाल्टन का सिद्धांत, गाल्टन थ्योरी। इनके अनुसार जब बच्चों में गुण पिछली पीढ़ी से ट्रांसफर होते हैं, इस सिद्धांत में क्या है, ये कहते हैं कि जो बच्चों में जो गुण होते हैं वो उनकी पिछली पीढ़ी से आए, मतलब जो अभी पीढ़ी है उनकी पेरेंट्स वाली उससे पिछली, मतलब उनके दादा दादी वाली उनसे गुण आए। ठीक है, जैसे दादा दादी से, तो यह गाल्टन का सिद्धांत है, या जीव गणना सिद्धांत इसको कहते हैं। तो गाल्टन के सिद्धांत का दूसरा नाम जरूर याद रख लेना, जीव गणना सिद्धांत। तो जरूरी नहीं है आपके पेपर में गाल्टन का सिद्धांत इस तरह से नाम आए, जीव गणना सिद्धांत के नाम से भी आ सकता है। तो आप दोनों नाम से याद रखना। क्या होता है इसमें, जब गुण पिछली पीढ़ी से आए, मतलब पेरेंट्स से विचार या गुण ना मिलके दादा दादी से गुण मिल जाए, तो वो हमारे क्या होते हैं, गाल्टन का सिद्धांत, या फिर हम कहेंगे उसको जीव गणना सिद्धांत होता है। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अगला है बीजमैन का सिद्धांत। बीजमैन का सिद्धांत क्या आता है, इसके अनुसार जो माता पिता से प्राप्त बीज कोष जो कभी खत्म ही नहीं होते, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी निरंतर चलते रहते, कंटिन्यूसली वो चलते रहते, तो ये हमारा बीजमैन का सिद्धांत होता है। आई होप कि ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, ग्रेगर मेडल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं स्टार लगा रही हूँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इन्होंने आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है ग्रेगर मेडल को। ठीक है, आनुवंशिकता का जनक किसको कहा जाता है, ग्रेगर मेडल को कहा जाता है। इन्होंने मटर के दानों पर प्रयोग किया था, कई बार क्वेश्चन पूछा गया था किस पर प्रयोग किया गया, तो आनुवंशिकता के नियम के लिए इन्होंने मटर के दाने पर प्रयोग किया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर इतना ही है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये मत समझना छोटा चैप्टर था। ठीक है, जितना भी था बहुत ही ज़्यादा मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें बता दी हैं। आनुवंशिकता वातावरण का जो हमारा टॉपिक था वो क्लियर हुआ। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन तो आपको देखने को ही मिलेगा और तीनों ही लेवल पे देखने को मिलेगा। तो ये टॉपिक 2 था, जल्द ही मैं आपको टॉपिक 3 प्रोवाइड करने वाली हूँ। इस तरह से मैं लगभग आपको 25-26 टॉपिक कराऊंगी जो एस्टेट के एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो 30 नंबर की आपकी CDP साइकोलॉजी जहाँ से कवर होती है। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, चीज़ों को अच्छे से याद कर लें, अपने नोट्स बना लें, और जल्दी ही अगले महीने तक मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, मैं आपको व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड कर दूंगी, जिस पे आप मैसेज करोगे तो मैं आपको नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगी। तो अभी नोट्स प्रिपेयर हो रहे हैं, जैसे ही सभी टॉपिक के अच्छे से नोट्स में प्रिपेयर कर लूँगी तो मैं आपको दे दूँगी रिवीजन के लिए। तब तक आप चाहो तो नोट्स बना लो, जैसे आप वीडियो से पढ़ना चाहो तो वीडियो से पढ़ लो, जैसे आपको सही लगे आप ऐसे कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स।